नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि देहरादून में कांग्रेस राष्ट्रीय कार्य समिति में उत्तराखंड के दो नेताओं को मिली जगह। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस कार्य समिति के लिए घोषणा की है। आपको बता दें कि आमंत्रित सदस्य को विशेष आमंत्रित सदस्य जो हैं वो इस कार्य समिति में शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे, समिति के उत्तराखंड के दो नेताओं को मिली जगह। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस कार्य समिति पर बड़ी घोषणा की है। आमंत्रित सदस्यों में से दो सदस्यों को अहम जगह जो है वो दे दी गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति में दो नेताओं को जगह मिली है। मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा यह घोषणा की गई है। वहीं आपको बता दें कि आमंत्रित सदस्यों में से जो पूर्व सीएम हरीश रावत हैं वह भी इसमें शामिल हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। कांग्रेस के द्वारा बड़ी घोषणा की गई है, जिसमें कि आपको बता दें कि कार्य समिति में दो दिग्गज नेताओं को जगह दी गई है और जिनके नाम भी जो है कांग्रेस के द्वारा घोषित कर दिए हैं। आपको बता दें कि सदस्यों में जहां पूर्व मंत्री हरीश रावत शामिल हैं, तो वहीं दूसरे नेता का नाम भी हम आपको लगातार जो है बता रहे हैं। हरीश रावत जो है इसमें शामिल है। वहीं आपको बता दें कि सदस्यों में गणेश भी जो है वो शामिल हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस कार्य समिति की ओर से बड़ी घोषणा की गई है, जिसमें दो नेताओं के नाम जो है वो कार्य समिति के लिए घोषित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिका खड़गे के द्वारा जो है घोषणा की गई है, जिसमें दो सदस्यों के कार्य समिति के लिए नेताओं के नाम घोषित कर दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। कांग्रेस की ओर से बड़ी घोषणा की गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से कार्य समिति के दो नेताओं की घोषणा की गई है। वहीं आपको बता दें कि यह घोषणा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ओर से की गई है, जिसमें कि आपको बता दें कि पूर्व मंत्री हरीश रावत जी का नाम भी इसमें शामिल है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर उपचुनाव में भारी मतों से जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर में कोई मुकाबले में नहीं है। बागेश्वर उपचुनाव असमय का समय आ गया है और आपको बता दें कि लगातार 4 बार निर्वाचित हुए थे और उन्होंने उस क्षेत्र में दास बनकर हमेशा जनता की सेवा की है। उनका अपना एक अलग ही व्यक्तित्व था। बागेश्वर में काफी विकास कार्यों को चंदन राम दास ने धरातल पे उतारा है और उनके समय में कुछ काम ऐसे भी थे जो भविष्य के लिए प्रस्तावित थे। वहीं आपको बता दें कि सरकार बागेश्वर क्षेत्र के इन कामों को प्राथमिकता से पूरा करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि बागेश्वर के विकास के लिए जो संकल्प लिए थे, अब उनकी धर्मपत्नी पार्वती देवी उन्हें आगे बढ़ाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि अनेकों दूसरे दलों के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वहां मुकाबले जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि लोग विकास के लिए वहां भाजपा प्रत्याशी को वोट करेंगे। बागेश्वर का चुनाव चूंकि वहां से एक ऐसा चुनाव है जो असमय ही आ गया और चंदन रामदास जी जो वहां से 4 बार से लगातार वहाँ की जनता के आशीर्वाद से वहाँ काम करते रहे हैं, वहाँ की सेवा करते रहे हैं और उस क्षेत्र के दास बनकर उन्होंने हमेशा सेवा की है। उनका एक अपना व्यक्तित्व था। उन्होंने बहुत सारे कामों को वहाँ धरातल पर उतारा और बहुत सारे काम भविष्य के लिए प्रस्तावित किए थे। उन सभी को हम लोगों ने जो भी काम उनके समय के प्रस्तावित थे, उन सभी कामों पर स्वीकृतियां भी प्रदान की हैं, कामों को आगे भी बढ़ाया है।
उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक स्थान है और अब तक विभिन्न औद्योगिक समूहों के 22,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिल चुके हैं। दिल्ली से मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में दिसंबर माह में ग्लोबल समिट प्रस्तावित है और इसी के संबंध में उद्योग समूह के लोगों के साथ दिल्ली में मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही औद्योगिक संगठनों से भी चर्चा की जाएगी और निवेशकों को उद्योग के क्षेत्र में प्रेरित करते हैं। वहीं आपको बता दें, उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने इंडस्ट्री, एसएमई और पर्यटन, हाइड्रो और ऊर्जा आदि विभागों की नीतियों में कई संशोधन किए हैं। निवेशकों के लिए निवेश को जो भी सबसे सरल रास्ता हो सकता है वह अपनाया गया है। इसमें उद्योग समूहों के सुझावों पर भी अमल किया गया है और वहीं उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक 22,000 करोड़ के प्रस्ताव मिल चुके हैं। इस बार 2.5 लाख करोड़ का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने तय किया है कि निवेशक के जो प्रस्ताव मिल चुके हैं उन्हें मुख्य कार्यक्रम से पहले धरातल पर उतारा जाएगा। जिस प्रकार से प्रस्ताव आए हैं उससे लगता है कि बड़ी संख्या में उद्योग समूह उत्तराखंड आना चाहते हैं। अभी तक चूंकि पहले से भी जो है लगभग 22,000 करोड़ के हमारे पास प्रस्ताव भी आ चुके हैं जिनकी ग्राउंडिंग होनी है, लेकिन इस बार हमने बड़ा लक्ष्य रखा है और 2.5 लाख करोड़ के एमओयू और लेकिन उससे पहले इस बार ये जरूर किया है कि जो ग्राउंडिंग है वो ग्राउंडिंग हमारी जब हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में, जब हम सभी को बुलाएंगे, सब लोगों के साथ बात करेंगे, सबको आमंत्रित करेंगे, तो उससे पहले ग्राउंडिंग निश्चित कर लेंगे और उसका एक बड़ा लक्ष्य हमने रखा है। और जिस प्रकार के अभी तक हमको लोगों के द्वारा प्रस्ताव आए हैं उससे लगता है कि बड़ी संख्या में और बड़े उद्योग समूह उत्तराखंड आना चाहते हैं। जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजपुर रोड क्षेत्र में फायरिंग की घटना हुई है और देर रात को यह फायरिंग जो है होना बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व छात्र संघ महासचिव पर 2 राउंड फायरिंग की गई है। छागल चौकी से कुछ ही दूरी पर यह वारदात हुई है। वहीं आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने हिरासत में कुछ युवकों को भी ले लिया है और घटना में इस्तेमाल की गई पिस्टल को भी जो है बरामद कर लिया गया है। तो उस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। घटना में इस्तेमाल हथियार को भी पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया है। आपको बता दें कि छागन चौकी से कुछ ही दूरी पर यह वारदात हुई है और पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है और साथ ही साथ जो पिस्टल से फायरिंग की गई है उस पिस्टल को भी बरामद कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूर्व छात्र संघ महासचिव के जो है ये फायरिंग हुई है और जिसमें कि आपको बता दें कि पुलिस की ओर से कई युवकों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। राजपुर रोड क्षेत्र में फायरिंग की घटना हुई है। घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है। पूर्व छात्र संघ महासचिव पर 2 राउंड फायरिंग की गई। छागन चौकी से कुछ ही दूरी पर यह वारदात हुई है। पुलिस ने इस मामले में कई युवकों को हिरासत में भी ले लिया है और लगातार जो है पुलिस के द्वारा इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर फायरिंग की जो घटना है वो सामने आई है और जिसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कई आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है और साथ ही साथ जिस हथियार से फायरिंग की गई है उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि देहरादून से ही सामने आ रही है। आपको बता दें कि डीएवी पीजी कॉलेज में प्रवेश जारी 25 अगस्त तक जारी रहेंगे रजिस्ट्रेशन। सीयूईटी स्कोर के आधार पर
भी मिलेगा प्रवेश। कॉलेज की वेबसाइट पर कर सकते हैं आवेदन। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि छात्राओं के लिए है। आपको बता दें कि 25 अगस्त तक यह रजिस्ट्रेशन जो है वो जारी रहेंगे और लगातार देहरादून में जो है डीएवी पीजी कॉलेज को जो इसके एडमिशन को लेकर है, लगातार छात्रों को काफी दिन से जो है इंतजार था और अब उनका इंतजार खत्म हो गया है। आपको बता दें कि कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर छात्र आवेदन कर सकते हैं। 25 अगस्त तक यह रजिस्ट्रेशन जो है वो जारी रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। सीयूईटी स्कोर के आधार पर जो प्रवेश है वो निर्धारित किया जाएगा कि सभी जो छात्र हैं उनका जो निर्धारण किया जाएगा वो उन स्कोर के आधार पर किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि डीएवी पीवी कॉलेज की जो एडमिशंस हैं उसको लेकर छात्रों को काफी समय से इंतजार था और अब उनका इंतजार जो है वो समाप्त हो गया है। अब खबर लक्सर से है जहां पर रोहलकी और धर्मपुरी गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने खानपुर विधायक के प्रतिनिधि रजत पवार की अगुवाई में लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि एसडीएम गोपाल सिंह चौहान से मुलाकात कर सरकार की टीन शेड योजना में घोटाले किए जाने की शिकायत की गई है। वहीं आपको बता दें कि खानपुर विधायक उमेश कुमार के प्रतिनिधित्व रजत पवार ने एसडीएम को बताया कि ग्रामीणों के सीधेपन का फायदा उठाकर उनके साथ धोखा किया गया है और उनके कई लाख की राशि खानपुर विकासखंड के कर्मचारियों के द्वारा हड़प ली गई है। इसके अलावा योजना का लाभ देने का लालच देकर ग्रामीणों से रिश्वत भी वसूली की गई है। वहीं आपको बता दें कि एसडीएम ने मामले में खानपुर खंड विकास अधिकारी को जांच कर कार्रवाई करने के आदेश भी दे दिए हैं। इसमें आपका मनरेगा से कोई कार्य हुआ है और इनको उसके एवज में शायद मजदूरी वगैरह नहीं मिली है। तो ये धर्मपुर है, ये आपका जो ब्लॉक खानपुर है वहाँ से एक मंडल आया था ग्रामीणों का। तो इसमें मैंने वीडियो को स्वयं जांच करने के आदेश दे दिए हैं और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। ये ग्रामीण है रोहाल की ग्राम पंचायत, रोहाल की धर्मपुर एक ग्राम पंचायत जो खानपुर ब्लॉक में है, वहाँ के रहने वाले हैं। सीधे साधे लोग हैं, जैसा प्रधान या कोई भी अधिकारी ने समझा देता है वैसा समझ के बेचारे उसका पालन करना शुरू कर देते हैं। इनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है और इनका जो अधिकार है, इनके अधिकारों का जो पैसा था वही इनका गमन कर लिया गया। कई लाख रुपए का वो गमन है। इन्हें बेवकूफ बना के इनसे पहले तो टीन शेड के नाम पर जो इनका हक बैठता था उसका पैसा ऐंठ लिया गया, उसके एवज में रिश्वत ली गई। उसके एवज में रिश्वत लेने के बाद इनका पूरा पैसा इन्हें अभी तक नहीं दिया गया। तो आपको बता दें कि ग्रामीणों के द्वारा एसडीएम से शिकायत की गई है। जिस तरीके से पिछले दिनों के साथ जो है ग्रामीण कई तरीके की समस्याओं का सामना कर रहे हैं और कई योजनाओं में भी धांधली की गई है, उसकी जानकारी एसडीएम को दी गई और जिसके बाद उनके द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि टीन शेड में बहुत बड़ा घपला किया गया है और जिसको लेकर जो है ग्रामीणों से वसूली भी, अवैध वसूली भी की गई है और जिसके बाद भी किसी तरीके का आधिकारिक या फिर प्रशासनिक कदम जो है अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में नहीं उठाया गया है, जिसको लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने आज एसडीएम को शिकायत की और मामले से अवगत कराया गया। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि टपेश्वर महादेव मंदिर के रास्ते पर लैंडस्लाइड हुई है। मंदिर तक पहुंचने वाले रास्ते पर लैंडस्लाइड हुई है और जिसके कारण मुख्य गेट के पास पहाड़ से आए मलबे की वजह से पूरे तरीके से जो रास्ता है वो अवरोध हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि देहरादून से ही सामने आ रही है। आपको बता दें कि टपेश्वर महादेव मंदिर के रास्ते पर भारी लैंडस्लाइड हुई है जिसकी वजह से मंदिर तक पहुंचने का रास्ता पूरे तरीके से बंद हो गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से रास्ता साफ करने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से अपील भी की गई है कि जब तक परिस्थितियां सामान्य ना हो तब तक
जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर तक ना पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि जो लैंडस्लाइड है वो लगातार इस क्षेत्र में देखी जा रही है, जिसकी वजह से स्थितियां काफी गंभीर बनी हुई हैं। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य दलों ने प्रचार और प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए कई नेताओं की साख दाव पर भी लग गई है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेता भी लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क कर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। और इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गया है। चुनाव से बीजेपी और सीएम घबराहट में हैं। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा की हार होगी और कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमारी बम्पर वोटों के साथ जीत को दर्ज करेंगी। तो यह है कि बागेश्वर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गया है। चुनाव से भाजपा घबराहट में है, स्वयं मुख्यमंत्री जी घबराहट में। पहले तो कैंडिडेट तय नहीं कर पाए, दो माँ बेटे में दोनों में द्वंद्व चलता रहा, कभी किसी के नाम पर किसी के नाम पर, कभी कहते रहे कि लड़के को देंगे, कभी कहते रहे माँ को देंगे। अंततः घबराहट में माँ को संपत्ति लेने के लिए चंदन रामदास जी की पत्नी को मैदान में उतारा गया है। बस हो गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार में 4 मंत्रियों के पद अभी रिक्त हैं और इसको लेकर कई विधायक इस कवायद में जुटे हैं कि उनको सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। आपको बता दें कि इसके लिए वह लगातार पार्टी के केंद्रीय नेताओं से अपने पक्ष में माहौल बनाने में भी जुटे हैं। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साफ किया है कि मंत्रिमंडल में रिक्त पदों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी पूरे तरीके से ताकत के साथ प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। माननीय धामी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जहां तक हमारी रिक्तियों की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना विवेक रहता है। जब माननीय मुख्यमंत्री चाहेंगे वो अपना इस रूप में निर्णय ले सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में भी माननीय धामी जी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी रूप में यानी हम सब पूरी ताकत के साथ सरकार के लिए और जनता के हित में काम कर रहे हैं। उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गगनानी के पास श्रद्धालुओं से भरी एक बस गहरी खाई में गिर गई। वहीं आपको बता दें कि इस भीषण हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की सूचना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बस में कुल 35 यात्री सवार थे। वही जानकारी मिलते ही जिले के डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य भी शुरू कर दिया है। ये ताज़ा अपडेट ये है, अभी जो गंगानी के पास जो सड़क हादसा हुआ है, 27 जो लोग हैं जो बस में सवार थे, उन लोगों को रेस्क्यू करके उत्तरकाशी सेफ प्लेसेस पे भेज दिया गया है। उनको छोटी मोटी इंजरी है बट वो सभी लोग सेफ हैं। इसके अलावा 7 जो लोग हैं जो जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी बॉडीज़ को रिकवर कर लिया गया है और एक व्यक्ति जो है वो गाड़ी में फंसा हुआ है और उसको जो है उसको रेस्क्यू करने की कार्रवाई गतिमान है। फायर सर्विस की यूनिट, SDRF, लोकल पुलिस जो है सभी लोग जो है उसको बचाने में पूरी तरह से लगी हुई। 4:15 बजे यहाँ गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी नामक स्थान पर से एक वाहन की दुर्घटना की खबर प्राप्त हुई। यह एक यात्रियों को लेकर जा रही बस थी और जैसे ही दुर्घटना का पता लगा, मौके पे स्थानीय जो पुलिस की तैनाती थी वो लोग मौके स्थल पर आए और साथ ही SDRF की हमारी टुकड़ी बटवाड़ी से रवाना होकर यहाँ पहुँची और उन्होंने रेस्क्यू वर्क किया।
और साथ ही यहाँ फॉरेस्ट के भी कुछ कर्मचारी थे, उन्होंने सहयोग किया, स्थानीय लोगों ने किया अच्छा सहयोग और अभी तक लगभग 27 लोगों को घायल अवस्था में जीवित रेस्क्यू किया गया है। बस है जो कि गंगनानी के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ये सूचना के तत्काल मिलते ही जो है गंगनानी चौकी थाना मनेरी की फोर्स और SDRF भटवाड़ी जो है मौके पर पहुंचे और तत्काल ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चालू किया गया। ये अभी तक की मिली सूचना के अनुसार ये जो बस है ये उत्तराखंड नंबर की बस है UK 07P है 8585 और यात्री जो है गुजरात के बताए जा रहे हैं। इसमें 35 लोग सवार, अभी तक की सूचना जो मिली है इसमें ये पता चला है कि ये लोग जो 35 लोग सवार थे इस बस में, जिसमें से 6 की डेड बॉडी जो है रिकवर कर ली गई है। राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने रक्सिया नाले का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि रक्सिया नाले ने इस बार हल्द्वानी में काफी तबाही मचाई है और जिसके देखते हुए अजय भट्ट ने SDM सिंचाई विभाग के अधिकारियों से रक्सिया नाले में बारीकी से जो है उसकी जानकारी ली गई। अजय भट्ट ने कहा कि नाले के तेज बहाव की दृष्टि से तत्काल सुरक्षात्मक कार्य किए जाना आवश्यक है। नाले के तेज बहाव को देखते हुए आबादी के किनारे कटाव वाली जगह पर प्रोटेक्शन वर्क का प्लान किया जा रहा है और जिससे कटाव को रोका जा सके और पानी की जो रुख है वो आबादी की तरफ कम से कम हो। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल नाले का बहाव कम है, जिसको देखते हुए डीसेल्टिंग का भी काम किया जा रहा है और बरसात का मौसम निकल जाने के बाद नाले पर सुरक्षा की दृष्टि से प्रोटेक्शन वर्क भी शुरू कर दिया जाएगा। की मार है और काफी नुकसानी तो हुई है। प्रभु की कृपा रही है कि कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। पूरी तरह से अगल बगल की दीवारें टूट गई है, कई मकान पूरी तरह बह गए हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, बिजली के तार लटक रहे हैं। वो सारे हमने एक 14 सदस्यों की एक समिति बना दी है। जिलाधिकारी खुद यहाँ आए थे, तो उसमें फॉरेस्ट भी होगा, एक्शन होंगे हर डिपार्टमेंट के। हम कैसे इसको ठीक करें, डीसिल्टिंग करानी बहुत जरूरी है क्योंकि नदियां भर गई हैं। जनपद पौड़ी में महिला होमगार्ड भर्ती के आवेदन को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान अभी तक 800 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त रखी गई है। जिला कमांडेंट होमगार्ड्स कार्यालय पौड़ी में होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद सिंह ने बताया कि अभी तक 800 महिलाओं ने इसके लिए आवेदन किया है और इसके अलावा लोगों को भर्ती के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद शासन स्तर से भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। वहीं जनपद के लिए विभिन्न क्षेत्रों से आवेदन के लिए पहुंची महिलाएं अभ्यर्थियों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए सरकार से निष्पक्ष तरीके से भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराने की मांग की है। इसके लिए अच्छी जॉब मिल सके और अच्छी पोस्ट मिल सके, जिससे हमारा उज्जवल भविष्य बन सके और जिससे हमारे परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो सही हो सके। क्योंकि ये है कि हमारे परिवार एफर्ट नहीं लगा पा रही है, तो हमें थोड़ा बहुत अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर इस स्थिति में आए कि हमें भी कुछ करना चाहिए कि आगे कुछ अच्छी पोस्ट हमें मिल जाए। कि जितना हो सके वो लोग उत्तराखंड में भर्तियाँ लेके आए हम लोगों के लिए, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब लोगों को अपना उत्तराखंड छोड़ के बाहर जाना पड़ रहा है। क्यों? 10-15 हजार रुपए के लिए बस, और वहाँ ठोकरें दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। इसलिए जितना हो सके उत्तराखंड सरकार से मेरी विनती है कि वो उत्तराखंड में जितना हो सके अच्छी से अच्छी भर्तियाँ लेके आए। लड़कियों के लिए, बॉयज के लिए बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए इसके चक्कर में। महिला होमगार्ड की भर्ती के संबंध में आवेदन करे जा रहे हैं और महिलाएं जो इच्छुक है महिला भर्ती होमगार्ड के लिए वो आवेदन कर रही है और 23 जून 22 अगस्त 23 अगस्त तक फॉर्म जमा किए जा रहे हैं कि महिला होमगार्ड की भर्ती के संबंध में आवेदन करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।